गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एडी सिविल सर्विसेज क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपको जो हिंदी मीडियम के टॉपर हैं रवि कुमार सियाग, उनकी कॉपी को उनका जो कॉपी है विजय नाइस में, उसके बारे में एनालिसिस करूंगा और इसमें देखेंगे हम कि इनके लिखने का तरीका क्या था। क्योंकि इनके जो मार्क्स हैं जीएस में वो हाईएस्ट है। इनके टोटल 424 मार्क्स आए थे, जो हिंदी मीडियम हाईएस्ट है। तो इसमें हम देखेंगे कि इनके लिखने का तरीका क्या है और इसके साथ साथ हम लोग इनसे क्या क्या सीख सकते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चन पढ़ूंगा, उसके बाद उसका आंसर मैं भी पढ़ूंगा और वहाँ मैं बताऊंगा कि इन्होंने क्या ऐसा नया किया था जिससे इनके मार्क्स इतने अच्छे आए थे। तो चलिए देखते हैं। मैं दो क्वेश्चन पढ़ूंगा, 10 नंबर वाला, दो 15 नंबर वाला, ताकि एक प्रॉपर आइडिया लग सके कि 10 नंबर वाले में कितने वर्ड में लिखने होते हैं और किन किन डायमेंशन को छुआ जाता है, और 15 नंबर वाले में हम लोग कैसे लिखें। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि उन मुद्दों की पहचान कीजिए जिन्होंने संसदीय स्थायी समितियों के प्रदर्शन में गिरावट में योगदान दिया है। इन मुद्दों का समाधान कैसे किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन था आपका पेपर 2 का क्वेश्चन है ये। तो इन्होंने सबसे पहले डिफाइंड किया है संसदीय समिति को कि संविधान में वर्णित ये समितियाँ विधायी जांच, विशेषज्ञ विचार विमर्श के द्वारा कार्यपालिका पर विधायिका का नियंत्रण का एक प्रमुख उपकरण है। मैंने इसका प्रमुख काम बताया कि क्या काम है संसदीय समिति का। उदाहरण, लोक लेखा समिति द्वारा विनियोग लेखा द्वारा सरकारी खर्च की जांच करना। फिर बताया मुद्दे कि मुद्दे क्या क्या है, क्योंकि यहाँ मुद्दे पूछा हुआ है, उन मुद्दों की पहचान कीजिए। तो सबसे पहले है कि सरकार द्वारा मुद्दे भेजा न जाना। जैसे कि 15वीं लोकसभा चुनाव में मात्र 7% बिल भेजा गया था और 16वीं में मात्र 25% बिल भेजा गया। सदस्य सदस्य उपस्थिति का मात्र 50%, छोटा कार्यकाल 1 साल, विशेषज्ञता का अभाव, राजनीतिकरण का होना, सरकारी हस्तक्षेप का होना। तो ये मुद्दे हैं। समाधान क्या हो सकता है, तो समाधान बताया इन्होंने। समितियों को बिल भेजना अनिवार्य बनाया जाना। महत्वपूर्ण बिल, जैसे कि यहाँ पर समस्या था कि बिल भेजा नहीं जाता है तो अनिवार्य कर दिया जाए उसको। इसके बाद उपराष्ट्रपति का हालिया सुझाव, सदस्य कार्यकाल को 2 साल किया जाए। उस समय उपराष्ट्रपति सुझाव दिया था कि कार्यकाल को बढ़ाया जाए 2 साल के लिए। तीसरा, अनुसंधान हेतु संसद में कार्यकाल व कनाडा के भांति संसदीय बजट कार्यालय की स्थापना की जाए। फिर चौथा, सदस्यों को विभिन्न कौशलों में प्रशिक्षण देना, उदाहरण वित्तीय मुद्दे। पांचवा है, उपस्थिति की अनिवार्यता हेतु नियम बनाना चाहिए। जो समस्या था उसी को समाधान के रूप में बताया गया है और उसको अनिवार्य करने की बात की गई है। फिर इन्होंने निष्कर्ष दिया है, अतः लोकतंत्र को सरकार के तंत्र में या एक दलीय तंत्र बदलने से रोकने हेतु चर्चा, गुणवत्ता व संसदीय नियंत्रण को प्रभावी बनाने हेतु उपयुक्त सुझावों का किरण जरूरी है। तो हम देख सकते हैं कि क्वेश्चन में जो पूछा था उन्होंने कोर्ट डिमांड को पूरा किया है। क्वेश्चन में पूछा था कि उन मुद्दों की पहचान कीजिए जिन्होंने संसदीय समितियों के प्रदर्शन में गिरावट में योगदान दिया है। इन मुद्दों का समाधान कैसे किया जाए। तो सबसे पहले उन्होंने इंट्रो में उसको बताया कि मेन संसदीय समिति का काम क्या है, मुद्दे बताए जहाँ पर गिरावट आई है, फिर समाधान बताया और एक निष्कर्ष दिया। तो आपको ये ध्यान देना होगा क्वेश्चन के कितने डायमेंशन है। यहाँ पर टोटल आपको यहाँ पर टोटल आपको 2 डायमेंशन मिल रहा है कि मुद्दे बताना है और समाधान बताना है। चूंकि ये क्वेश्चन 10 नंबर का है तो यहाँ पर आप वे फॉरवर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, समाधान जब बताए दिए हैं तो वे फॉरवर्ड लिखने की जरूरत नहीं है और इसको 150 में लिखना होता है। तो हम देख रहे हैं कि सारा डायमेंशन को कवर किया इन्होंने। इंट्रो, बॉडी और कैलकुलेशन तीनों को डाला हुआ है, डेटा भी पूरा डाला हुआ है और इसके साथ साथ वर्ड लिमिटेशन को ध्यान दिया है। ये जो वर्ड है मुझे लगता है कि 130 140 के राउंड वर्ड होगा, 150 लिखना होता है। तो आपको वहाँ वर्ड का भी ध्यान देना है, ऐसा नहीं कि 150 है, 150 वर्ड का है तो आपको कंटेंट पता है तो उसको 180 पहुँचा दीजिए, फिर आगे क्वेश्चन आप नहीं लिख पाइएगा। तो ये है। अब आगे क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं। यहाँ पर है कि एक गैर संवैधानिक निकाय होने के बावजूद प्रधानमंत्री कार्यालय के पास भारत में निर्णय निर्माण की व्यापक शक्ति है। इसके संबंध, लाभ और मुद्दों की चर्चा कीजिए। तो यहाँ पीएमओ के बारे में पूछा हुआ है कि पीएमओ के पास शक्तियाँ व्यापक है जबकि ये गैर संवैधानिक निकाय है। तो इसका लाभ और हानि को बताइए। तो सबसे पहले बताया कि पीएमओ है क्या, प्रधानमंत्री कार्यालय के नेतृत्व निरंतर अधीक्षण के अधीन संचालित होने वाला निकाय है जिसमें उन्हें प्रधान सचिव आदि से सहायता मिलती है। तो इन्होंने डिफाइन किया क्या है वो। शक्ति के बारे में बताया, व्यापक शक्तियाँ, सभी विधेयकों पर नज़र। दूसरा, सभी कार्यकारी निर्णयों की स्वीकृति का अंतिम मंच। तीसरा, व्यापक नीति निर्माणकारी व सलाहकारी कार्य। इसके बाद इन्होंने लाभ बताया इसका, मंत्रिमंडल के निर्णयों की अंतिम जांच करना, त्रुटियां समाप्त करना। दूसरा, वाद विवाद को सुलझाना संभव। तीसरा, चूंकि प्रधानमंत्री सम्मान में प्रथम है अतः उनका निर्णय प्रभावी होना चाहिए। चौथा, प्रधानमंत्री वैज्ञानिक व औद्योगिक परिषद जैसे मंचों के माध्यम से विशेषज्ञ इनपुट, मतलब उनको वहाँ से इनपुट मिलती है। हानियाँ, मंत्रिमंडलीय शक्तियों का अभाव। दूसरा,
व्यापक चर्चात्मक निर्णयों का अभाव। तीसरा, निर्णयों में जनता प्रतिनिधियों के बजाय वरिष्ठ नौकरशाही की भूमिका लोकतंत्र के सिद्धांत के खिलाफ है, क्योंकि जो निर्णय लिया जाता है उसमें व्यापक बड़े बड़े जो होते हैं उच्च स्तर के नौकरशाही सम्मिलित होते हैं। तो इस संदर्भ में लिखा गया ये। फिर है अत्यधिक केंद्रीकरण। फिर है सहायिकता के सिद्धांत के खिलाफ संसदीय जवाबदेही का मुद्दा, किचन कैबिनेट का प्रभाव। इसके अलावा आगे के राज्य ने बताया है कि केवल रिवीजनकारी भूमिका निभाई जानी चाहिए। फिर महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा लिया जाए, पारदर्शिता व जवाबदेहिता लाई जाए, अतः प्रतिनिधित्व व जवाबदेहिता के सिद्धांत के रूप सुधार आवश्यक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसमें जो जो डायमेंशन पूछा गया था कि पहले तो पूछा है व्यापक शक्तियाँ होनी, व्यापक शक्ति बताना था आपको, फिर उसका लाभ हानि बताना था। तो इन्होंने पहले डिफाइन किया पीएमओ को, व्यापक शक्ति बताया, लाभ बताया, हानि बताया, इसके साथ साथ वे फॉरवर्ड यानी आगे के राह बताया इन्होंने। तो सारा डायमेंशन कवर किया है, वो भी विथ कंटेंट। तो हम देख सकते हैं कि ये भी यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि इन्होंने जो लिखा हुआ है इसमें कोई एंगल छोड़ा नहीं है, लगभग सारा एंगल को कवर कर लिया है जितना हो सके। और वर्ड लिमिटेशन को ध्यान रखा है, अगर 150 वर्ड में है तो मुझे लगता है कि 150 के अराउंड होगा वर्ड ही। ठीक है, तो इस तरह से जो 10 वाला क्वेश्चन है इसमें आपको प्रॉपर आइडिया लग रहा होगा कि कैसे लिखना है। आपको 150 वर्ड के अंदर ही पॉइंट फॉर्म में या फ्लो चार्ट के द्वारा भी, जैसे हम देख सकते हैं किस तरह से पॉइंट फॉर्म में लिखा हुआ है, आपको सारे कंटेंट डालने होंगे, तभी आपको बेहतर मार्क्स मिलेंगे। 10 नंबर का है तो आपको 5 या 6 नंबर के राउंड मिल सकता है। ठीक है, अब हम 15 वाला क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाँ, ये 15 नंबर का, इसको पढ़ते हैं। इसमें पंचायती राज संस्थाओं पीआरआई को अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वित्त का प्रभावी हस्तांतरण एक महत्वपूर्ण अनिवार्यता है। भारत में पीआरआई के लिए वित्तीय संसाधनों की कमी हेतु उत्तरदायी कारणों का वर्णन करते हुए चर्चा कीजिए। तो सबसे पहले इन्होंने बताया है कि संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 93 के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना की गई। 11वीं अनुसूची के द्वारा इनकी शक्तियों के क्षेत्र निर्धारित किए गए। फिर उन्होंने बताया कि वित्त का प्रभावी हस्तांतरण हेतु क्या 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 है, तो स्वायत्तता बनाए रखने हेतु। इसके अलावा दूसरा है कि पंचायतों के पास वित्त की कमी, पिछड़ेपन का होना, कर नहीं लगा सकते हैं, जमीनी स्तर पर कार्य योजना निर्माण, जमीनी लोकतंत्र की मजबूती हेतु। और 11वीं अनुसूची प्रभावी कारण हेतु बताया कि वित्त की आवश्यकता है। फिर उन्होंने बताया कि उपयुक्त आवश्यकताओं के बावजूद निम्न कारणों से पंचायतें वित्तीय संसाधनों की कमी से जूझ रही है। तो अब आवश्यकता इस चीज़ की है, फिर कमी से क्यों जूझ रही है उन्होंने बताया, वही पूछा भी था क्वेश्चन में, किन की कमी जूझ रही है। तो पहला है कि राज्य सरकारों द्वारा पर्याप्त हस्तांतरण न किया जाना, केरल जैसे राज्यों को छोड़कर अन्य में नहीं। दूसरा, पंचायतों की स्वयं की क्षमता कम होना, आवश्यक कौशल का अभाव, स्थानीय स्तर पर विरोध की आशंका, कराधान शक्तियों को न दिया जाना, प्रभावी कार्मिकों का अभाव। यानी कि स्थानीय स्तर पर विरोध का तात्पर्य है कि वहाँ पर पॉलिटिकल एंगल आया था कि हो सकता है अगली बार वोट ना करें लोग उनको, तो ये थोड़ा सा मुद्दा आया था, इस कारण से कर नहीं लगाया जाता है। तीसरा है कि आर्थिक समीक्षा 2018 के अनुसार पश्चिमी देशों जर्मनी की तुलना में 60% भारत में जमीनी संस्थाओं को स्वयं के वित्त स्रोत अत्यंत कम है, मात्र 5 से 20%। यानी कि जर्मनी जो स्थानीय स्वशासन है उसके पास 60% उनका जो टोटल उनके पास जो पैसा आता है, टोटल जो वित्त होता है उसका 60% वो स्वयं से कर के द्वारा वसूल करते हैं, जबकि भारत में मात्र 5 से 20% है। पंचायतों में तो और भी कम है ये। तीसरा है राज्य वित्त आयोग को अपर्याप्त शक्तियाँ व राज्यों द्वारा हस्तक्षेप, आंध्र प्रदेश द्वारा अहर्ता मानकों का बदला जाना, गोवा में सरकारी सचिव की नियुक्ति। तो ये सारी चीज़ें हैं जो राज्य वित्त आयोग की शक्तियों को कम करती है। फिर चौथा है कि वित्त आयोग केंद्र द्वारा प्रदर्शनकारी अनुदानों की शर्त रखना, यानी कि जो प्रदर्शन बेहतर करेगा उन्हीं को ज़्यादा अनुदान मिलेगा, तो ये कहीं ना कहीं एक नकारात्मक प्रभाव डालता है। फिर आगे ग्राह होता है कि पर्याप्त हस्तांतरण दिया जाए शक्तियों का, धन का और प्रधान शक्तियों का। वित्त आयोग केंद्र के संदर्भ में शर्तों में प्रावधान किए जा सकते हैं, मतलब कार्य कि उसमें ये सब प्रावधान किया जा सकता है जो केंद्रीय वित्त आयोग वहाँ पर, क्योंकि पंचायत को वहीं से पैसा आता है। ठीक है, पंचायतों का स्तर पर क्या किया जाना चाहिए बताया इन्होंने, प्रशिक्षण दिया जाए, कार्मिक भर्ती हो, तकनीकी उन्नयन हो, नौचारी कारों का विकास किया जाए। इसके अलावा स्वामित्व योजना आदि द्वारा संपत्ति अधिकारों का डिजिटलीकरण द्वारा पंचायतों के लिए कर वसूलना आसान होगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि 15 नंबर क्वेश्चन था, इसमें हम पहले देखते हैं कितने डायमेंशन है। तो सबसे पहले पंचायती राज संस्थाओं को अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वित्त का प्रभावी हस्तांतरण एक महत्वपूर्ण अनिवार्यता है, यानी अनिवार्यता कैसे है बताना आपको है। तो उन्होंने पहले पंचायती राज के बारे में बताया है, फिर बताया है क्यों आवश्यक है, फिर बताया कि पीआरआई के लिए वित्तीय संसाधन की कमी हेतु दायी कारकों के, फिर बताया है कि क्या क्या कारण है जिस कारण से उनके पास वित्त नहीं जा पाता है, और फिर उन्होंने आय ग्राह बताया। तो यानी कि यहाँ पर आय ग्राह पूछा नहीं तो फिर बताया, यानी कि आपको जितना डायमेंशन है उसको कवर करते हुए आपको वे फॉरवर्ड बता देना है, दो तीन पॉइंट बताना है पर बताना है। इसके अलावा इन्होंने डेटा प्राप्त दिया हुआ है, जर्मनी का एग्जाम्पल लिया है।
इसके अलावा इन्होंने राज्य वित्त आयोग के संदर्भ में भी बहुत सारी बातें बोली है। केरल का एग्जाम्पल लिया है, आंध्र प्रदेश का एग्जाम्पल, तो इस तरह से आपको एग्जाम्पल याद करना पड़ेगा। बहुत सी पॉइंट कॉमन जरूर है, लेकिन अगर आपका 80% पॉइंट कॉमन है, 20% पॉइंट में अगर आप कुछ एक्स्ट्रा डाल देते हैं जैसे डेटा फैक्ट्स वगैरह, तो आपका नंबर बढ़ जाएगा वहाँ पे। ठीक है। और इसके साथ साथ ही आपको विथ राइटिंग आपको सारे डायमेंशन कवर करना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इनका राइटिंग भी है वो काफ़ी अच्छा है, पठनीय है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा पढ़ने में। और शुरू से सबसे बड़ी बात है कि नंबर 1 क्वेश्चन से लेके नंबर 20 क्वेश्चन तक इन्होंने सेम राइटिंग से लिखा हुआ है। अक्सर हम लोग क्या होता है कि हम लोग शुरुआत करते हैं, पहला क्वेश्चन तो काफ़ी अच्छा होता है, 17 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन के बाद राइटिंग खराब होना शुरू होता है, लेकिन इनका राइटिंग जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक बराबर के स्तर का है। तो ये भी काफ़ी इम्पैक्ट डालता है एग्जामिनर को। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधायी जोखिम और कार्यकारी अतिक्रमण की रक्षा के लिए न्यायिक सहकारिता एक आवश्यक उपकरण है। भारत के संविधान में यथाप्रदत्त शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के संदर्भ में समालोचनात्मक चर्चा कीजिए। तो सबसे पहले इन्होंने आंसर में न्यायिक सहकारिता को बताया है। न्यायिक सहकारिता से तात्पर्य न्यायालय के समाज में व्यापक न्याय की स्थापना के लिए एक सहकारितावादी की भांति अग्र सक्रिय रूप में व्यवहार करने से आवश्यकता संविधान में निहित अनुच्छेद 142 के अनुसार न्यायालय पूर्ण न्याय देने के लिए डिग्री का आदेश जारी कर सकता है। दूसरा है शक्ति अंतराल को भरने के लिए। तीसरा है कार्यकारिणी की निरंकुशता पर अंकुश लगाने के लिए। उदाहरण आधारभूत संरचना सिद्धांत संसद की असीमित संशोधनकारी शक्ति पर अंकुश लगाता है। चौथा है न्यायालय के संविधान की रक्षा की भूमिका निभाने हेतु संविधान के विरुद्ध कानून रद्द करना। उसके बाद नेक्स्ट रणनीति को स्वच्छ बनाने हेतु लिली थॉमस वाद 2013 में बोला गया था बात ये। फिर मूल अधिकारों की रक्षा अनुच्छेद 32। हुसैनारा खातूनवाद के बाद 40,000 कैदियों को रिहा किया गया। फिर शक्तिकरण पृथक्करण सिद्धांत से टकराव कहाँ कहाँ होती है बताया, ये उन्होंने बताया है। सबसे पहले न्यायालय का कार्य न्याय करना है, कार्यकारी में आक्षेप करना नहीं। दूसरा जनहित याचिका में बढ़ोतरी होती है तो न्यायालय में वाद लंबित होती है। क्रियान्वयन विशेषज्ञता का अभाव लोकतंत्र के सिद्धांत की अपेक्षा प्रदूषण नियंत्रण पटाखे बैन करना कार्यपालिका का कार्य है। फिर पांचवा है न्यायालय में जवाबदेही का अभाव, अतः उपयुक्त स्थितियों में न्यायिक संयम के सिद्धांत का हवाला दिया जाता है कि इससे अति शीघ्रता में कमी आएगी। फिर आगे क्या बताया इन्होंने कि न्यायपालिका को न्यायालय को शीघ्रता व अतिक्रमण की महीन रेखा को पार नहीं करना चाहिए। दूसरा अनुच्छेद 142 का प्रयोग 5 सदस्यीय पीठ में किया जाए। तीसरा अवांछित पीआईएल पर जुर्माना लगाया जाए। चौथा न्यायालयीय आदेशों व प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाया जाए। पाँचवा अव्यवहारिक निर्णयों से बचना। इलाहाबाद हाई कोर्ट का सिविल सेवकों को अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजने का निर्णय ये उसमें दिया गया था कि जो भी सरकारी अधिकारी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजेंगे, तो ये निर्णय थोड़ा अव्यवहारिक था, तो उन्होंने जिक्र किया इसका। फिर आगे है अतः निष्कर्ष है अतः शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के अनुरूप न्यायिक सहकारिता को न्यायिक निरंकुशतावाद में तब्दील नहीं होना चाहिए। फिर इन्होंने दिखाया भी है कि तीनों का काम बटा हुआ, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तीनों एक दूसरे पर चेक एंड बैलेंस का काम करते हैं और ये लोकतंत्र का स्तंभ है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इन्होंने जो आंसर लिखा है लगभग सारा डायमेंशन कवर किया है। मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि डायमेंशन कैसे कवर किया इन्होंने। क्वेश्चन है कि विधायी जोखिम और कार्यकारी अतिक्रमण सुरक्षा के लिए न्यायिक सहकारिता एक आवश्यक उपकरण है। भारत में संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत के संदर्भ संरचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो सबसे पहले तक बताना न्यायिक सहकारिता क्या बताया इन्होंने है। फिर आवश्यकता के लिए खुद ही पूछा था, आवश्यकता भी इन्होंने बताया है। फिर बताया कैसे टकराता है वो शक्ति के पृथक्करण से, इन्होंने यहाँ बताया कि पृथक्करण सिद्धांत से क्या क्या टकराव इसका होता है। फिर उन्होंने वे फॉर्म बता दिया है और फिर निष्कर्ष दिया है। बहुत सारे एग्जाम्पल दिया उन्होंने, जैसे कि अवांछित पीआईएल अनुच्छेद 142 दिया है। फिर ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्जाम्पल लिया है, लिली थॉमस का एग्जाम्पल लिया है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि बहुत सारे इनके पास एग्जाम्पल है जो उनके आंसर को काफ़ी वैल्यू ऐड कर देता है। और अगर आपको पेपर 2 में 100 से ऊपर लाना है तो इस तरह से आपको सारे पॉइंट डालने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि आंसर करने का तरीका क्या हो, क्योंकि ऐसा नहीं कि हिंदी माध्यम में नंबर नहीं मिलता। हिंदी माध्यम में अगर आप इस तरह से आंसर लिखिएगा तो नंबर मिलेगा। और इन्होंने प्रूफ भी किया है, जीएस में 424 नंबर आकर उन्होंने साबित किया है कि हिंदी मीडियम में भी अगर तरीके से लिखा जाए तो आराम से 420, 415 स्कोर, इवन 420, 25, 30 भी स्कोर किया जा सकता है। ठीक है, तो बाकी आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। बाकी ये कॉपी आपको विजन आइस के साइड मिल जाएगी, वहाँ से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो मार्केट में भी कॉपी अवेलेबल है, वहाँ देख सकते हैं। स्पेशली जो सर मेंस लिख रहे हैं उनके लिए ज़रूरी है
कि वो आराम से इसको देखे और अपना तुलना कर ले कि वो कहाँ खुद बिना देखे हुए आंसर लिखे, फिर आंसर मिला ले कि कहाँ पर उनके अंदर कमियां हैं और किस हद तक अपने आंसर पे लिख रहे हैं, कितने डाउट्स कवर कर पा रहे हैं। इसके साथ साथ यूपीएससी के साथ साथ स्टेट पीसीएस में जिस तरह से पैटर्न का बदलाव हुआ है, खासकर यूपी पीसीएस और बिहार में भी। यूपी पीसीएस में तो 17 के बाद से ही पैटर्न चेंज हो गया था, 18 से ही, तो वहाँ ज़रूरत है इस तरह का आंसर लिखना। इसके साथ साथ बिहार में भी जिस तरह से पैटर्न चेंज हुआ है, जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वहाँ भी लगभग 19-20 क्वेश्चन लिखना होता है आपको 3 घंटे में, वहाँ पर भी ये काफ़ी काम आएगा। तो जो पीसीएस का भी मेंस देने वाले हैं या तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ज़रूरी है कि आप यूपीएससी के टॉपर्स को भी पढ़ लें, और जो यूपीएससी का पेपर दे रहे हैं या यूपी का पेपर दे रहे हैं उनके लिए तो ज़रूरी है ये पेपर। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने आपको दो क्वेश्चन के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है किस तरह से अपने आंसर में आप सुधार ला सकते हैं और टॉपर्स किस तरह से लिखते हैं कि जिससे उनके इतने अच्छे मार्क्स आते हैं। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।